प्रिंस ने बहुत सालों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वह चाहता था कि उसके दोस्तों को भी इस लजीज खाने का आनंद मिले। इसलिए उसने रोशन से खाना पैक करवाने की बात की। रोशन ने कहा, हाँ सर, आप चिंता मत करें, हम अभी पैक करवा देते हैं। रोशन ने मैनेजर को फोन किया और तुरंत सामान इकट्ठा करने को कहा। मैनेजर ने फटाफट सामान मंगवाया और रसोई के सभी खानसामों को इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे में सारा खाना तैयार हो गया और मैनेजर उसे रूम नंबर 888 में लेकर आया। वहां हर अटेंडेंट के हाथ में एक हरा और सफेद रंग का डिब्बा था। मैनेजर ने कहा, रोशन सर, खाना तैयार है। रोशन ने इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज पर रख दिया। रोशन ने एक एक डिब्बे का ढक्कन खोलकर देखा और उसकी खुशबू ली। फिर उसने प्रिंस को दिखाते हुए कहा, सर, आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। प्रिंस ने डिब्बों को देखा। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाने की मात्रा देखकर लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। प्रिंस ने रोशन की ओर देखा और बोला, यह बहुत सारा है रोशन जी। मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं। मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। आप इसे बाकी लोगों में ही बांट दीजिए। प्रिंस ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डिब्बे का ढक्कन लगा लिया। मैनेजर ने डिब्बे के साथ एक बॉटल वाइन भी रखवा दी थी। रोशन डिब्बा लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए, मैं इसे रखवा देता हूँ। रोशन ने प्रिंस के हाथ से डिब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी प्रिंस के साथ थे। प्रिंस ने कहा, ठीक है रोशन जी, लंच के लिए थैंक यू। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप तकलीफ मत लीजिए, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगा। जैसे ही प्रिंस ने यह कहा, रजनी भीड़ से निकलकर आई और बोली, सर, आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रजनी की आंखों में चमक थी। वह प्रिंस से नजरें नहीं हटा पा रही थी। प्रिंस सोच में पड़ गया। वह ना कहना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कॉलेज में लोग उसे घूर कर देखें, लेकिन रजनी के कारण उसने हाँ कर दी। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंस ने कहा। जैसे ही उसने रजनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रोशन और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। वे समझ गए थे कि प्रिंस उनकी मेहमाननवाजी से खुश था। रजनी उसे अपनी कार की ओर ले गई और बाकी लोगों ने भी उसे विदा कर दिया। जैसे ही रजनी ने देखा कि बाकी लोग निकल गए हैं, उसने प्रिंस की ओर मुड़कर कहा, सर, आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कह दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रिंस ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। फिर रजनी ने दोबारा प्रिंस की ओर देखते हुए कहा, सर, आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी, वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। मैंने आपके ऊपर शक किया और आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। कहते हुए रजनी ने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रजनी ने प्रिंस का हाथ थामा, उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। प्रिंस सकपकाया और बोला, अरे यह तुम क्या कर रही हो रजनी? गलती मेरी भी थी। मुझे तुम्हें उस तरह से लिफ्ट में देखकर परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। यह कहते हुए प्रिंस ने रजनी का हाथ पकड़ लिया। रजनी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी उससे माफी मांगेगा। वह उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। जैसे ही प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ा, रजनी ने फिर से अपना हाथ छुड़ाया और फिर से प्रिंस का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, प्लीज सर, प्लीज, रजनी ने कहा और हाथ जोड़ने लगी। प्रिंस ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रजनी ने देखा कि प्रिंस के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी जिसे देखकर वह बार बार उसकी ओर देखती थी। ठीक है सर, रजनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी।
प्रिंस और रजनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने प्रिंस के कॉलेज जाने वाली सड़क पकड़ ली। प्रिंस ने अपनी जेब से फोन निकाला और अर्पित को फोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यहीं हॉस्पिटल में हैं, कुहू के साथ, अर्पित ने कहा। प्रिंस ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में हैं, तो वह दुविधा में पड़ गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खाना लेकर हॉस्पिटल जाए या हॉस्टल जाकर उनके आने का इंतजार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वह हॉस्टल जाकर इंतजार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद खराब हो जाता। लेकिन अगर वह गर्मागर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कुहू को परेशानी हो सकती थी। इसी उलझन में प्रिंस सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रजनी ने उसे देखा और पूछा, सर, आपको कॉलेज ही चलना है ना? रजनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है, प्रिंस ने कहा। ठीक है सर, रजनी ने कहा और गाड़ी को सहारा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। प्रिंस को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि रजनी की गाड़ी में उसके परफ्यूम की महक फैल गई थी। जब प्रिंस का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा तो उसने रजनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रजनी उसे ही देख रही थी, तो उसने तुरंत नजर नीची कर ली। उसे अपने आप पर ही शर्म आ गई। वैसे सर, आप चाहें तो फिर से अपनी नजर उठा सकते हैं, रजनी ने शर्माते हुए कहा और यह कहते ही उसका दिल भी जोर से धड़कने लगा। जैसे ही प्रिंस ने उसके मुंह से यह सुना, बिना रजनी की ओर देखे ही कहा, हाँ। क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नजर मुझ पर पड़ती है तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए आप चाहें तो, रजनी ने कहा और मुस्कुराते हुए सड़क की ओर देखने लगी। प्रिंस भी मुस्कुराने लगा। प्रिंस ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते कब सहारा हॉस्पिटल आ गया, प्रिंस को पता ही नहीं चला। रजनी ने सामने की ओर इशारा किया। प्रिंस ने देखा कि उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। ओह, हम तो पहुंच भी गए। थैंक यू, प्रिंस ने कहा। उसे इतनी जल्दी सफर खत्म होने का मलाल हो रहा था। फिर वह गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे रजनी भी नीचे उतर गई। इससे पहले कि प्रिंस अपने हाथ से खाना लेने के लिए आगे बढ़ता, रजनी ने अपने हाथ से वह डिब्बा निकाला और प्रिंस की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू, प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से एक बार रजनी को निहार लिया। रजनी भी शर्माई और गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, फिर मिलेंगे सर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रिंस ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रजनी भी प्रिंस की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रजनी की गाड़ी को विदा करने के बाद प्रिंस ने हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर कुहू के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कुहू का ही था। जैसे ही प्रिंस ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि कुहू को एक छोटे से कमरे में रखा हुआ था। कुहू को देखने से लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी लगी थी। कुहू के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े थे। प्रिंस ने देखा कि अर्पित, प्रतीक और गौरव के अलावा वहां खड़े सभी लोगों ने काफी चकाचक कपड़े पहने हुए थे। उनकी महक से कमरे में रखी दवाइयों की महक कम हो गई थी। प्रिंस ने देखा कि कुहू के पलंग के पास में ढेर सारे तोहफे भी रखे हुए थे। सब लोग कुहू के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सभी लोग पीछे मुड़े। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से कमरे में उसकी मुलाकात इतने सारे लोगों से हो जाएगी। वैसे प्रिंस खुद भी यहाँ पर कुहू से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह तो सिर्फ अर्पित और उसके दोस्तों को यह खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कुहू भी उसकी ओर देख रही थी, तो प्रिंस को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कुहू से पूछा, कुहू, तुम ठीक हो? कुहू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह उससे आज फिर नाराज थी। प्रिंस को तो मालूम ही था कि उसे उसकी ऐसी ही शक्ल देखने को मिलने वाली थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर दीपा लगातार उसके हाथ की ओर देखे जा रही थी। प्रिंस के हाथ में वह हरा डिब्बा देखकर दीपा ने पूछा, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? यह तो मैं खाना लेकर आया था, प्रिंस ने कहा। अच्छा,
तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो। तुम्हें मालूम है ना, मरीज को बाहर का खाना नहीं खिलाते, दीपा ने कहा और प्रिंस की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। प्रिंस फंस गया था। उसने कहा नहीं था कि वह यह खाना कुहू के लिए नहीं बल्कि अर्पित और उसके बाकी दोस्तों के लिए लाया था। अब वह क्या जवाब देता, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहीं रजनी को गाड़ी चलाते हुए यह महसूस हो रहा था कि प्रिंस के उतर जाने के बाद भी उसकी महक गाड़ी में बनी हुई थी। जब रजनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि प्रिंस का रुमाल वहीं गिर गया था। यह वही रुमाल था जिससे उसने रजनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओह नो सर, इसे तो यहीं भूल गए, रजनी ने कहा। उधर जब अर्पित ने देखा तो समझ गया कि प्रिंस घबरा गया है और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, अर्पित बीच में बोल पड़ा, अरे देखो, प्रिंस तो हमारा असली हीरो है। इसे पता था कि सबको भूख लगी होगी, इसलिए ये ना सिर्फ कुहू के लिए बल्कि हम सबके लिए भी खाना पैक करवा कर लाया है। क्या बात है भाई, जियो, अर्पित ने कहा और प्रिंस को गले लगा लिया। प्रिंस भले ही ये खाना कुहू के लिए नहीं बल्कि दोस्तों के लिए लाया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अर्पित की बात में हाँ भरनी पड़ी कि यह खाना कुहू के लिए ही लाया गया है। वाह, लेकिन मैंने तो ये पहली बार सुना है कि कोई मरीज से मिलने आया हो और उसके लिए बाहर का खाना लाया हो, मिताली ने कहा और हंसने लगी। अरे, मैंने तो हमेशा सुना है कि लोग मरीज से मिलने आते हैं और वो खाना भी साथ लाते हैं। और कुहू को कौन सी बीमारी है कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकती, गौरव ने प्रिंस के बचाव में कहा। गौरव की बात सुनते ही कुहू के सभी दोस्त आपस में बातें करने लगे। अरे, जब तुम इस डब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था ना, कुहू ने अपनी धीमी आवाज में कहा। उसे इस बात पर शर्म आ रही थी कि उसके कॉलेज का लड़का, और वो भी प्रिंस जैसा, उसके लिए खाना लेकर आया है। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, प्रिंस ने मन ही मन कहा। वो ना हाँ कह पा रहा था और ना ही ना कह पा रहा था। अरे कोई बात नहीं, पर ये लाया क्या है पहले वो तो देखो, दीपा ने कहा। इससे पहले कि वो डब्बा खोल पाती, पीछे से एक और दोस्त की आवाज आई, अरे क्या खोल कर देख रही हो? वैसे भी ये कौन सा पनीर कोरमा लेकर आया होगा? सब जानते ही हैं कि इसका स्टेटस क्या है। अरे यही तो वो लड़का है जो पहले ढाबे पर डिलीवरी का काम करता था। उस ढाबे पर ज्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो ये वही लाया होगा, एक और लड़के ने कहा। अच्छा, तो इस डब्बे में वो सस्ते से 50 रुपए वाले फ्राइड राइस हैं, इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए? एक और लड़की ने नफरत भरे लहजे में कहा। अब यहाँ कुहू को अच्छे खाने की जरूरत है और यह उसे सड़क की दुकान से घटिया फ्राइड राइस लेकर आया है। अगर नर्स ने देख लिया और उसे पता चला कि कुहू और उसके दोस्त ऐसा सस्ता फ्राइड राइस खा रहे हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो कहेगी कि अगर फ्राइड राइस ही खाना था तो मरीज को किसी ढाबे में ही भर्ती करवा देते। जैसे ही चश्मे वाली लड़की ने यह कहा, सबकी हंसी छूट गई, लेकिन प्रिंस को इन लोगों की आंखों में जरा भी शर्म नहीं दिख रही थी। कुहू जैसा प्रिंस को ट्रीट करती थी, इसलिए इन लोगों को भी उसे वैसे ही ट्रीट करने का अधिकार मिल गया था। प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनकी बात का क्या जवाब दे। उसका मन कर रहा था कि वह कह दे कि यह खाना दिल्ली के सबसे बड़े होटल से आया है और वह भी खास उसके लिए बनवाया गया है, लेकिन वह खुद को इन सब के सामने साबित नहीं करना चाहता था। प्रिंस अपने दोस्तों के लिए खाना लाया था और वह चाहता था कि वे इसे ठंडा होने से पहले ही खा लें। यार अर्पित, मैं ये खाना तेरे, प्रतीक और गौरव के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूँ। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, इसे खा लो, प्रिंस ने अर्पित के कान में कहा। अर्पित ने हाथ बढ़ाया और प्रिंस से खाने का पैकेट ले लिया। उसने डब्बा फर्श पर रखा और खाने के लिए बैठने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। इधर रजनी का सिग्नल भी हरा हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि सिग्नल कब हरा हो गया था और पीछे से हॉर्न बजने लगे। तभी रजनी को ध्यान आया कि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां खड़ी हैं। उसने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू किया। जब रजनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल जाने के लिए यू टर्न लेने ही वाली थी, उसने अपने ब्लेजर की जेब में रुमाल डालकर यू टर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया।
जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी। वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रुमाल के लिए थोड़ी परेशान होगा, रजनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। उधर अस्पताल में जब कुहू के कमरे का दरवाजा खुला तो प्रिंस ने देखा कि सामने प्रदीप खड़ा था। प्रदीप उसके पास आया और बोला, कुहू, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसी महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी? उसके हाथ पर भी कुछ पट्टियां बंधी हुई थी, जिससे पता चलता था कि उसकी चोट गंभीर नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट लगी है और हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कुहू ने चमकती आंखों से प्रदीप को देखा। प्रिंस देख पा रहा था कि प्रदीप से बात करते हुए कुहू की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी और प्रदीप भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसे पहले कभी देखा ही ना हो। इससे पहले कि प्रदीप कुछ और कह पाता, कुहू ने कहा, वैसे देखा जाए तो असल में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें उस तरह से परेशान नहीं किया होता तो। कुहू के गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें नीची कर ली, इससे पहले कि ये दोनों प्रेमी कबूतर कुछ और कहते। अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई, अरे कुहू बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी चोट लगी? कहाँ लगी? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? जैसे ही कुहू ने उस आवाज को सुना, वह समझ गई। वह औरत कुहू के दोस्तों के बीच से होती हुई सीधी उसके पास आई और चिंतित नजरों से उसे देखने लगी। लोगों ने जब उसकी आवाज सुनी और उसके कपड़े देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक बढ़िया लिनेन का शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे। उसके कंधे पर एक काला बैग टंगा हुआ था और उसके सिर पर महंगा चश्मा टिका हुआ था। प्रदीप ने जब उसके मुंह से अपने लिए गधा शब्द सुना तो वह उसे घूर कर देखने लगा। अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कुहू ने भी चहकते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कुहू की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कुमकुम था और वो ऐसी लगती थी जैसे शिमला के सेब के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फोन आया और जैसे ही मैंने सुना, मैं तुरंत भागकर अस्पताल आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी 1 घंटे में रेडी हुई और यहाँ आ गई, कुमकुम ने कहा। अरे आंटी, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा कोई परेशानी नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार ही परेशान हो रही हो, कुहू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रिंस देख पा रहा था कि कुहू और कुमकुम के बीच अच्छी बनती थी। कुमकुम कुहू की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गई और फिर उसने कमरे में मौजूद लोगों पर नजर घुमाई। कुमकुम ने देखा कि कुछ लोग कुहू के दोस्त लग रहे थे, लेकिन कुछ नहीं। प्रिंस को उसने वार्ड बॉय समझ लिया। फिर उसकी नजर प्रदीप पर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थी और वह उसे देखते ही बोली, तो आप ही हो वो महान आत्मा जो कुहू को भारी बारिश में बाइक पर सैर करवाने ले गया था। इतने लंबे चौड़े हो गए हो, फिर भी इतनी समझ नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी ही थी ना। अब अगर इसे कुछ ज्यादा हो जाता तो? इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढते? इतनी हीरोगिरी चढ़ी है ना, तो उसे उतार लो जवानी के जोश में बुढ़ापे के लिए। कुमकुम की बात पूरी होने से पहले कुहू ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है। उल्टा इसने हमारे परिवार की बहुत मदद की है। इसके पापा नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। क्या इसने हमारी मदद की थी? कुमकुम ने हैरानी से पूछा। उसे पहले से ही ईगल ग्रुप की धमकी के बारे में पता था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि यह मामला प्रदीप के पिता ने सुलझाया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कुहू ने उसकी आंखों में देखा और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रदीप की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चिराग बंसल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीजें जितनी आसान दिखती हैं, उतनी होती नहीं है। तुझे मालूम भी है हु इस चिराग बंसल? वो खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है। कुमकुम को दुनियादारी की कुहू से ज्यादा समझ थी। वो कामकाज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर की बातें भी मालूम थी। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने कुहू की मदद नहीं की? प्रदीप, जो अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा।
कुमकुम ने उसे देखा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो श्योर हूँ कि तुम्हारे पापा ने इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं की होगी। कुमकुम की बात सुनकर प्रिंस मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। इतना कहते ही प्रदीप ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। प्रिंस उसे देख रहा था और वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। जैसे ही प्रदीप ने कुमकुम के मुंह से अपनी आलोचना सुनी, उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सबके सामने खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपने पिता को कॉल मिलाया। घंटी बज रही थी और सभी लोग बेसब्री से उसके पिता के फोन उठाने का इंतजार कर रहे थे। सब जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सही बोल रहा था, कुमकुम या फिर प्रदीप। 4 घंटियों के बाद ही प्रदीप के पिता ने फोन उठा लिया। हेलो पापा, प्रदीप ने जोर से कहा और बाकी लोगों ने भी उसकी बात सुनने के लिए अपने अपने कानों को फोन के थोड़ा और पास कर लिया। हाँ बेटा, बोलो, उधर से उसके पिता ने कहा। पापा, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था कि कल जब मैंने आपको फोन किया और बताया कि हमें कुहू की मदद करनी है, तो आपने कहा था कि इस मामले में आपके बचपन के दोस्त चिराग बंसल हमारी मदद कर सकते हैं, क्या ये सही है? प्रदीप ने कहा और बिना अपने पिता के जवाब का इंतजार किए आगे बोला, तो आप कल उनसे मिलने के लिए गए थे या नहीं गए थे? प्रदीप के पिता, जो उस समय अपने ऑफिस में बैठे थे, जैसे ही उन्होंने यह सवाल सुना, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो प्रदीप को कैसे बताते कि वो गए तो थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन वह जानते थे कि प्रदीप भी जिद्दी था। अगर वह उसे अभी जवाब नहीं देते तो वह अपना कॉलेज छोड़कर उनके ऑफिस चला आता। इसलिए अपनी लापरवाही पर पछताते हुए उन्होंने गला साफ किया और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, मैं चिराग से मिलने गया तो था, लेकिन वो मुझे ऑफिस में नहीं मिला। फिर जब मैं उसके सेक्रेटरी के पास गया तो उसने बताया कि चिराग तो आज मुझसे मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स के साथ व्यस्त है। बड़ा आदमी है, उसकी मीटिंग भी बड़ी ही होगी, इसलिए वो बीच में उठकर मुझसे बात करने नहीं आ सकता था। पर ऐसा नहीं था कि मैं उसी वक्त वहाँ से चला आया। मैंने करीब 1 घंटे तक इंतजार भी किया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। सेक्रेटरी ने बताया कि मीटिंग इतनी जरूरी थी कि लंच भी ऑफिस में ही सर्व हुआ था। प्रदीप के पिता को मालूम नहीं था कि प्रदीप इस समय कहाँ था। इस बात से बेखबर उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए चिराग बंसल को एक मीटिंग में व्यस्त दिखाया था। वह भी जानते थे कि प्रदीप चिराग बंसल के ऑफिस में क्रॉस चेक करने के लिए नहीं जाएगा। जैसे ही प्रदीप ने अपने पिता के मुंह से यह बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और खून उसके शरीर में दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगा। सच से सामना होने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसका कद आधा रह गया हो। इधर सभी लोग और कुहू भी प्रदीप के फोन रखने का इंतजार कर रहे थे। वे सभी इस बात की पुष्टि कर देना चाहते थे कि अगर उन्होंने प्रदीप को ही अपना हीरो माना था तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। साथ ही कुहू भी चाहती थी कि कुमकुम मान जाए कि चिराग बंसल और प्रदीप के पिता की दोस्ती बहुत मजबूत थी। बाइक पर गिरने से पहले प्रदीप ने उसे अपने पापा और चिराग बंसल की दोस्ती के किस्से सुनाए थे। उसके बाद से कुहू को पूरा विश्वास था कि यह काम प्रदीप के पिता ने ही करवाया था। उधर प्रदीप के पिता प्रदीप के जवाब का इंतजार कर रहे थे और इसलिए प्रदीप ने कहा, ठीक है पापा, कुहू ने आपको अपनी ओर से थैंक यू कहा है, प्रदीप ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, उसने देखा कि कुमकुम उसे घूर रही थी। उसकी पलकें बार बार खुशी के मारे झपक रही थी। उस समय कमरे में सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरे पर सुकून के भाव थे, पहली कुमकुम और दूसरा प्रिंस। प्रदीप ने कुमकुम से नजर मिलाई और खिसियाकर हंसते हुए कहा, मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने कहा कि वे कल चिराग बंसल से पर्सनली मिले थे। उन दोनों ने ही इस समस्या को सुलझा दिया है। जैसे ही कुहू ने प्रदीप के मुंह से यह बात सुनी, उसकी सांस में सांस आ गई। हालांकि उसे प्रदीप की शक्ल देखकर लग रहा था कि वो आधा सच और आधा झूठ बोल रहा है, लेकिन इस समय उसके लिए प्रदीप की शक्ल से ज्यादा कुमकुम के चेहरे का रंग उड़ाना जरूरी था। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि बिना प्रदीप की मदद के यह मामला सुलझ ही नहीं सकता था। आप बेवजह ही उसे डांट रही थी और उस पर शक कर रही थी, कुहू ने कहा और फिर प्रदीप की ओर मुस्कुराते हुए बोली, प्रदीप, कृपया मेरी आंटी की बातों का बुरा मत मानना। वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे व्यवहार कर देती हैं। अरे, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी आंटी मेरी भी आंटी।
मैं तुम्हारी आंटी की बातों का बुरा क्यों मानने लगा? लेकिन आंटी, अब तो आपको कोई शक नहीं है ना? प्रदीप ने पूछा। हालांकि कुमकुम के चेहरे पर से शक की लकीरें अभी भी मिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रदीप ने उसके सामने ही अपने पिता से बात की थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। वैसे भी इस वक्त उसका ध्यान प्रदीप पर था भी नहीं। चलो, अब मैं तो जा रही हूँ। तुमसे मिलने के चक्कर में ना तो मैंने खाना खाया और ना ही नाश्ता किया। अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो जा रही हूँ, कुमकुम ने कुहू से कहा और अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। अरे आंटी, आई एम सो सॉरी, मेरे चक्कर में आप परेशान हो गईं। वैसे आंटी, मेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं खाया है, तो बेहतर है ना कि मैं यहीं पर कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। आप जाएंगी, ऑर्डर करेंगी, उतनी देर में तो खाना यहाँ आ जाएगा और सब लोग साथ मिलकर खा भी लेंगे। बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगी? कुहू ने कहा। हाँ, यही ठीक रहेगा, प्रदीप ने बीच में कहा। देखो, तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं खाने के इंतजार में बैठ नहीं पाऊंगी, कुमकुम ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नजर फर्श पर रखे उस हरे डिब्बे पर पड़ी जो प्रिंस अपने साथ लेकर आया था। उसने उस डिब्बे की ओर चमकती हुई आंखों से देखा और फिर उसे उठाने के लिए उसके पास चली गई। इससे पहले कि वह उसे हाथ लगाती, पीछे से कुहू ने कहा, आंटी, उसे हाथ मत लगाओ, उसमें पता नहीं, किसी सड़क छाप होटल के सस्ते से फ्राइड राइस या चाउमीन है, मैं बोल दूंगी, अभी सफाई वाला आएगा और उसे कुत्तों को खिला देगा, कुहू ने उस डिब्बे को दुत्कारते हुए कहा। अरे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो फ्राइड राइस है या चाउमीन? खाने की चीज तो खाने की ही होती है ना। तुम खाने की चीज को ऐसे कैसे फेंक सकती हो? मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम जो मंगवाना हो मंगवा लो, लेकिन अभी तो मैं यही खाऊंगी, कुमकुम ने कहा और डब्बा खोल दिया। जैसे ही उसने डब्बा खोला, उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आई। यार, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, आंटी ने कहा। यह किस चीज की खुशबू है? आंटी, डब्बे में क्या है? सभी दोस्त उस डब्बे के खुलते ही बारी बारी से उससे सवाल करने लगे। इससे पहले कि उनकी आंटी कोई जवाब दे पाती, सबने आकर के उस डब्बे को घेर लिया। लेकिन कुमकुम ने उस डब्बे को उठाया और उसके अंदर जमे खाने के पैकेट को बिस्तर के पास रखी टेबल पर जमाने लगी। बाबा, यह तो बहुत ही पुरानी लग रही है, कुमकुम ने उस डब्बे में से वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। उस बोतल के अंदर की रेड वाइन चमक रही थी। यह तो 10,000 से कम की नहीं दिख रही, एक लड़के ने उस बोतल को कुमकुम के हाथ से लेते हुए कहा। क्या तुम सही कह रहे हो? कुहू ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा। उसे उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुहू उस बोतल का कनेक्शन प्रिंस से नहीं जोड़ पा रही थी। जैसे ही कुमकुम ने उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला, उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक गई। फिर कुमकुम ने उसमें से थोड़ी सी वाइन एक गिलास में डाली और चखने लगी। कुमकुम ने खुशी खुशी कुहू को देखा और बोली, हाँ, यह सच में इतनी ही महंगी है जितनी कि यह लड़का बता रहा है। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसे चखा था जब मैं बिजनेस के काम से फ्रांस गई थी। उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही था। कुमकुम ने फिर उस बोतल को नीचे रख दिया। तब तक बाकी के लोग सारे डब्बों को खोल चुके थे और उनके खुलते ही पूरे कमरे में उस खाने की महक फैल गई थी। अरे, इसमें तो हैदराबादी दम बिरयानी है, कुमकुम ने देखा और देखते ही जोर से चिल्ला पड़ी। क्या कहा? हैदराबादी दम बिरयानी? बाकी लोग हक्के बक्के से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। और यह देखो, इसमें पनीर लबाबदार है, और इसमें रबड़ी घेवर, और इसमें है रुमाली रोटी, और इसमें काजू पनीर लजीज। यह सब देख देखकर ना सिर्फ कुमकुम की बल्कि कुहू और उसके दोस्तों के भी होश उड़ गए थे। जितना भी खाना उस मेज पर रखा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही चुनिंदा मसालों से बनाया गया था। उसकी खुशबू से ही पता चल रहा था कि उसका स्वाद और उसकी कीमत आम ढाबे के खाने से बहुत ज्यादा थी। इसमें जो भी मसाले पड़े हैं ना, वो इंडिया के तो हैं ही नहीं, सब के सब बाहर से आए हैं, कुमकुम ने कहा। कुहू जानती थी कि बिजनेस के काम से कुमकुम का इंडिया से बाहर आना जाना लगा रहता था, इसलिए उसने कुमकुम से कहा, अरे आंटी, अब आप ऐसे हमको चिढ़ाओ मत, हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। कुहू को असल में इस बात से चिढ़ नहीं हो रही थी कि उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था,
उसे बस यह बात समझ नहीं आ रही थी कि प्रिंस इतना सब लाया कहाँ से और कैसे। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? अब इससे पहले कि यह सब ठंडा हो जाए हमें तुरंत इसे खाकर खत्म कर देना चाहिए। अगर इसे बाहर की हवा लग गई तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा, कुमकुम ने कहा और तुरंत खाना शुरू कर दिया। ओहो हो, क्या खाना बनाया है भाई साहब, एक लड़के ने कहा। अरे गजब, मैं तो खुशबू से ही पागल हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, दूसरे ने कहा। बाकी लोगों का भी एक निवाला चखने के बाद यही हाल था। सब लोग दबाकर खाए जा रहे थे। अरे कुहू, तुम भी तो कुछ ट्राई करो, उजाली ने कहा और एक चम्मच उसकी ओर बढ़ा दिया। कुहू ने झिझकते हुए उजाली के हाथ से चम्मच ली और उससे थोड़ी सी बिरयानी चखी। जैसे ही बिरयानी के मसाले उसके मुंह में घुले, कुहू का तो माथा ही चकरा गया। इससे अच्छी बिरयानी तो उसने कभी हैदराबाद में भी नहीं खाई थी। एक तो खाना सच में बहुत ही अच्छा बना था और दूसरा कि सब लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए प्रिंस अपने साथ जितना भी खाना लेकर आया था वो सब का सब खत्म हो गया। चलो, कम से कम तुमसे मिलने आना तो सफल हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना भी लेकर आया था। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? कुमकुम ने कुहू को मजाकिया लहजे में छेड़ते हुए कहा। इससे पहले कि कुहू उसकी इस बात का जवाब दे पाती, कुमकुम ने कहा, खैर जो भी हो, मैं तो लेट हो रही हूँ, इसलिए निकल रही हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। इतना कहते ही कुमकुम दरवाजे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने को थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो फिर से कुहू के कमरे में दाखिल होती हुई बोली, पैसे वाले बहुत से होते हैं, लेकिन अपने पैसों से ऐसा खाना खिलाने वाले बहुत कम। इसलिए जो भी यह लेकर आया हो उसे अपनी और मेरी ओर से थैंक यू जरूर कहना, कुमकुम ने कहा और निकल गई। कुहू का दिमाग उलझनों से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंस इतना अच्छा खाना कहाँ से और कैसे लाया था। कुमकुम के चले जाने के बाद उजाली उसके पास आई और कानों में धीरे से बोली, मुझे लगता है कि तुमने प्रिंस को बहुत गलत समझ लिया है, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। उजाली की बात सुनकर कुहू का गुस्सा फूट पड़ा। मैं माफी मांगू? उसने तिलमिलाते हुए कहा। मैं उससे क्यों माफी मांगू? पहले इस बात का जवाब दो कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना आखिर ला कहाँ से सकता है। मुझे तो लगता है कि इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहाँ जो खाना बच जाता होगा उसे यहाँ ले आता होगा। उजाली ने कभी सोचा नहीं था कि इतने सब होने के बाद भी वो कुहू के मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। वो सारा खाना बिल्कुल ताजा लग रहा था, किसी भी एंगल से उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि वह किसी का बचा हुआ था। और फिर वाइन की बोतल भी तो थी, इतनी महंगी बोतल कौन सा होटल यूं ही दे देगा। उजाली को समझ आ गया था कि कुहू कितनी जिद्दी है, उसे और समझाने का कोई फायदा नहीं था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन कुहू कभी प्रिंस से सीधे मुंह बात नहीं करने वाली थी। यह बात उजाली और बाकी के दोस्तों को भी समझ में आ गई थी। पर अर्पित, गौरव और प्रतीक अब चुप नहीं रह सकते थे। खाना खत्म होने के बाद बाकी सब लोग कुहू के कमरे से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन अर्पित, प्रतीक और गौरव ने अपने कमरे में जाने का फैसला किया। प्रिंस भी उनके साथ ही निकल पड़ा, अपने किराए के कमरे से सामान लेने के लिए। अरे, तू कहाँ जा रहा है? अर्पित ने पूछा। मैं कमरे से सामान लेने जा रहा हूँ। आंटी को बता दूंगा कि मैं कमरा खाली कर रहा हूँ, प्रिंस ने कहा। असल में प्रिंस उनसे बचकर निकलना चाह रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों के सवालों का सामना करना पड़े, लेकिन अर्पित और बाकी के लोग उसकी यह चाल समझ गए थे। इसलिए वे तीनों उसके पास आए और बोले, पहले यह बता कि खाना कहाँ से आया था। प्रिंस की धड़कनें तेज हो गईं। इस सवाल के लिए उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। पूरे रास्ते उसकी नजर तो बस रजनी पर ही टिकी हुई थी। प्रिंस ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे, मैंने अपनी नौकरी बदल ली है। उस मेडिकल स्टोर पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, तो एक होटल में ट्राई किया और वहाँ वेटर की नौकरी मिल गई। मैनेजर मेरी सर्विस से बहुत खुश हुआ। फिर उसे पता चला कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरे दोस्त भी हैं, तो उसने खुशी खुशी मुझे यह सब पैक करके दे दिया। बाकी लोग प्रिंस की बात पर शक तो कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे उससे और कुछ पूछ पाते, प्रिंस ने कहा, मैं निकलता हूँ भाई लोग, और वहाँ से निकल गया। आज प्रिंस को दिल से बहुत अच्छा लग रहा था।
ज्यादातर वक्त अर्पित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था क्योंकि वही सबसे ज्यादा कमाता था। लेकिन आज जब प्रिंस ने अर्पित, गौरव और प्रतीक के चेहरे की खुशी देखी तो वह भी खुश हो गया। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है, प्रिंस ने अपने आप से कहा। दोपहर की 2 क्लास खत्म होने के बाद प्रिंस भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वह अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्रिंस, तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? प्रिंस ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अदिति खड़ी थी। यह वही लड़की थी जिसे कल प्रिंस ने 5 चांद गिफ्ट में दिए थे। अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया है यार, और तुम तो मुझे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो अब जल्दी से एक अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ, तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, अदिति ने कहा। अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा, एक लड़की जो कि अदिति के पास ही खड़ी थी उसने कहा। अरे नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, अदिति ने कहा। हाँ पर सोच लो, यह तुम्हें 5 रुपए का तोहफा भी नहीं दे पाएगा, उस लड़की ने कहा। और उसकी इस बात पर प्रिंस को मन ही मन हंसी आ गई। वह देख पा रहा था कि उसके साथ के यह सब लोग कितनी गलत चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन प्रिंस उन्हें समझाना नहीं चाहता था। वह बस गर्दन झुकाकर अपना काम करना चाह रहा था। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया वह तुम्हें क्या देगा, दिव्या ने प्रिंस के पास आते हुए कहा। प्रिंस ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि अब जब उन दोनों के बीच में सब खत्म हो गया था तो फिर दिव्या उसके पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ, दिव्या सही कह रही है, इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चांद दिए थे। जो आज 5 चांद दे रहा है वह कल को क्या कुछ नहीं दे सकता, और उसी की बदौलत तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में कल दूसरे नंबर पर रहा, एक लड़की ने उसकी बात पर हाँ करते हुए कहा। अदिति तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन प्रिंस देख पा रहा था कि दिव्या के चेहरे पर जलन के भाव थे। कल तक वह कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका कंपटीशन उसकी अपनी रूममेट से ही हो जाएगा। वह यह फैसला तो कर चुकी थी कि वह अपना खुद का लाइफ शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि क्या वही आदमी उसे भी आकर 5 चांद देगा। जब प्रिंस इस सब तमाशे को देख ही रहा था कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। फिर कार का शीशा उतरा, उसमें कोई और नहीं, रोहित बैठा हुआ था। रोहित, रोहित मैं इधर हूँ, दिव्या रोहित को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ी। दिव्या भागकर रोहित के पास चली गई थी। जैसे ही वह रोहित के पास पहुंची, उसने पहले प्रिंस को घृणा भरी नजरों से देखा, उसके बाद वह रोहित और उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। रोहित ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया। अब दिव्या रोहित के बिल्कुल करीब आ गई थी। कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुंह उन्हें ऐसे देखकर खुले के खुले रह गए थे, लेकिन प्रिंस को लग रहा था कि दिव्या को इस दिखावे की बीमारी हो गई थी। जब तक वह उसके साथ थी वह ठीक थी, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया। दिव्या ने भी घृणा भरी नजरों से प्रिंस को देखा और इतने में रोहित के होंठ आकर दिव्या के होठों से जा मिले। वहां खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। जब प्रिंस ने यह देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। हब्बी, मुझे बहुत भूख लगी है, हम खाना कहाँ खाने वाले हैं? प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना, मैं सड़क छाप खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ, दिव्या ने अदाएं दिखाते हुए कहा। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सनी द मनी चलते हैं, वहां पर हम बढ़िया सा कुछ खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक कर लेता हूँ, रोहित ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर होटल सनी द मनी में उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करने लगा। जैसे ही टेबल बुक हो गई, रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाने के लिए ले आया। दिव्या आगे बैठी, उसके बगल में रोहित बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकलने लगी। दिव्या, जो अब तक अदिति के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी, सबसे पहले उसी को जलाते हुए देखी और फिर उसकी नजर जाकर प्रिंस पर टिक गई। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया, दिव्या ने अपने आप से कहा।
वह प्रिंस को यह एहसास कराना चाहती थी कि उसके साथ उसकी जिंदगी कितनी फटेहाल हो गई थी, लेकिन उससे दूर जाते ही आज उसकी जिंदगी में उजाला ही उजाला था। प्रिंस दिव्या की इस हरकत से उदास था। उसे लग रहा था कि भले ही वह अब उससे प्यार न करके रोहित से प्यार करती हो, लेकिन आज जो उसने सबके सामने किया उसे करने की जरूरत नहीं थी। उसे दिव्या के लिए बुरा लग रहा था, जिसने अपनी जिंदगी के लिए एक गलत रास्ता चुन लिया था। वह उसके साथ नहीं थी, इससे प्रिंस को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह जिसके साथ थी उससे प्रिंस को दिक्कत थी। और इसकी मेरे सामने बिसात क्या है? यह जितने की गाड़ी चला रहा है उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूँ, लेकिन इसे जाहिर करने का कोई फायदा नहीं। हाथी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह हाथी है, प्रिंस ने अपने आप से कहा। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? प्रिंस को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आई और उसका ध्यान टूट गया। उसने देखा कि उसके पीछे सखी खड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सखी प्रिंस को अच्छे से जानती थी, खास तौर पर दिव्या के मामले में, इसलिए उसने कहा, देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। प्रिंस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर बोला, असल में वह जो कर रही है ठीक नहीं कर रही है। तुम जानती हो रोहित कैसा लड़का है। वह पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्रिंस ने सखी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया था। भले ही दिव्या ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी प्रिंस यह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वैसे उसके साथ जो हो रहा है होने दो। शी डिजर्व्स इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया। पता नहीं उसे रोहित जैसे उस गधे में क्या नजर आया, सखी ने कहा और प्रिंस की ओर देखने लगी। उसने देखा कि प्रिंस अभी भी अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। सखी ने उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहा, चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से। कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे तुम्हें वह खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अचानक से प्रिंस को सखी की बात सुनकर कुछ याद आया। उसने खुद भी तो सखी को बाहर ले जाकर ट्रीट देने का वादा किया था। प्रिंस को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने किए हुए वादे को भूल कैसे सकता था। ट्रीट की बारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा था ना कि हम होटल सनी द मनी चलेंगे। तो चलो, आज हम भी वहीं चलकर खाना खाकर आते हैं, प्रिंस ने कहा और मुस्कुराते हुए सखी की ओर देखने लगा। यह सुनते ही सखी के होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि प्रिंस ने पिछली बार भी उसके साथ मजाक किया था, इसलिए उसने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन आज फिर वह होटल सनी द मनी जाने की बात कर रहा था। सखी जानती थी कि प्रिंस की माली हालत क्या थी और वह उसके ऊपर जरा सा भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, प्रिंस, मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। मुझे मालूम है कि दिव्या तुम्हें जलाने के लिए यह सब गेम्स खेल रही है। वह जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसके जैसे मत बनो। सनी द मनी जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन सनी द मनी में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, प्रिंस ने कहा। नहीं प्रिंस, देखो मेरी बात सुनो। सखी ने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम चलो मेरे साथ। वह इस वक्त सखी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। सखी को भी लगा कि इस बार प्रिंस सीरियस दिख रहा था, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे चल दी। उधर रोहित ने अपनी गाड़ी होटल सनी द मनी की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने दिव्या का हाथ पकड़ा और वे दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर। वेलकम मैम, एक वेटर ने रोहित और दिव्या को देखते ही कहा। दिव्या ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तनमन ही खिल उठा। प्रिंस के साथ रहने से उसे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती थी और वह प्रिंस से कुछ खाने को कहती थी, तो प्रिंस उसे हमेशा बाहर किसी ढाबे पर या फुटपाथ की दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था।
लेकिन वह कभी उसे किसी अच्छी और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं ले गया था। लेकिन चूंकि रोहित उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह पर लाया था और उसे रोहित की वजह से इतनी इज्जत भी मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को रोहित की कमर में कस लिया था। मैंने टेबल नंबर 8 बुक की है, रोहित ने कहा और उसके कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेज रोहित, वेटर ने कहा। रोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। अपना नाम रोहित के साथ जुड़ते हुए देख दिव्या मारे खुशी के पागल हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उनके लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। यह कितना बड़ा रेस्तरां है ना, दिव्या ने कहा। रोहित ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, छोटा सा तो है। इससे पहले कि दिव्या आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। दोनों के हाथों में वायलिन था और वे उन लोगों के आने की खुशी में उनकी टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। यह देखते ही दिव्या का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वह उस संगीत पर नाच उठे। उधर प्रिंस भी होटल सनी द मनी में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लग आई थी और वह जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी सखी की उस होटल का नाम सुनकर भूख ही मिट गई थी। दिव्या रोहित के साथ बैठकर अपनी टेबल नंबर 8 के पास उस संगीत का मजा ले रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि थोड़ी ही देर में उसके मजे को किरकिरा करने के लिए प्रिंस और सखी भी यहाँ पहुँचने वाले थे। जैसे ही प्रिंस का ऑटो सनी द मनी के गेट के बाहर रुका, उसने पैसे दिए और सीधा होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा। सखी, जो कि उसके उतरने के बाद ऑटो से उतरी थी, होटल के दरवाजे को देखते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। प्रिंस, एक बार फिर सोच लो, सखी ने प्रिंस को देखते हुए कहा। प्रिंस ने उससे कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। सखी को लग रहा था इस तरह के कपड़ों में उसे कौन सनी द मनी जैसी जगह पर घुसने देगा। सखी को यही शक हो रहा था, लेकिन प्रिंस की आंखों का आत्मविश्वास देखकर सखी ने प्रिंस का हाथ थामा और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही सखी होटल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर दो पहरेदार खड़े थे जो हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। सखी ने होटल के बड़े से कांच के दरवाजे के बाहर से ही देखा कि वहां पर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और उस झूमर के नीचे बड़ी बड़ी टेबल पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अपने खाने का आनंद ले रहे थे। उनके ऐसे कपड़े और ऐसा रहन-सहन देखकर सखी डर गई। उसने प्रिंस का हाथ जोर से दबाया और अपने पैरों को रोक लिया। क्या हुआ? प्रिंस ने पूछा। मुझे डर लग रहा है प्रिंस। तुम्हें भी पता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं खा सकते, सखी ने कहा। देखो, मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए लाया हूँ ना, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं होने दूंगा, प्रिंस ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। तुम यहीं रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ, प्रिंस ने होटल के अंदर दाखिल होते ही कहा। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूरकर देख रहे थे। रोहित और दिव्या, जो कि उनसे काफी दूर बैठे हुए थे, बस उन दोनों की नजर इन दोनों पर नहीं पड़ी थी। वे अपने खाने में खोए हुए थे। नहीं, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, सखी ने कहा और प्रिंस के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहां सखी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं प्रिंस जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर के बाद प्रिंस बाहर आया और वह कॉमन एरिया में लगे वॉश बेसिन में अपना हाथ धो रहा था। हाथ धोने के साथ ही प्रिंस ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए दो और लोग नजर आए। प्रिंस ने गौर से देखा तो पाया कि वह और कोई नहीं बल्कि दिव्या और रोहित ही थे। प्रिंस ने देखा कि दिव्या की गुलाबी ड्रेस के ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था और रोहित उसके साथ उसका वह दाग धुलवाने के लिए आया था। जैसे ही दिव्या की नजर प्रिंस से मिली, उसने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिव्या, तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? प्रिंस ने उसकी ड्रेस को देखते हुए पूछा। तुझसे क्या मतलब है कि उसकी ड्रेस को क्या हुआ है? तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ क्यों आए? बस इस बात का जवाब दो, रोहित ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। उसे लग रहा था कि प्रिंस जबरदस्ती दिव्या के पीछे पड़ा हुआ था।
उसने गुस्से से लाल अपनी आंखों से प्रिंस को देखते हुए कहा, देख बे फटीचर, मैं तुझे आज आखिरी बार यह बात समझा रहा हूँ, कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद तूने अपनी जुबान से दिव्या का नाम भी लिया या तू कभी उसका पीछा करता हुआ पाया गया तो याद रखना मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। प्रिंस ने रोहित की बात को बहुत ही शांति से सुना। वह जानता था कि उसके जैसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपनी नजर फेरी और फिर से अपने हाथ धोने लगा। दिव्या को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया। दिव्या प्रिंस को उसकी इस गुस्ताखी के लिए सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए वह प्रिंस के सबसे पास लगे नल के पास आकर खड़ी हो गई। प्रिंस ने उसे एक झलक देखा और फिर से अपने हाथ पर लगे साबुन को साफ करने लगा। उधर दिव्या ने नल खोला और उसमें अपनी उंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वह धार सीधी प्रिंस की ओर बढ़ने लगी। उसने प्रिंस के कपड़ों को जानबूझकर भिगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी जा लगा था। प्रिंस को दिव्या की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जब उसने दिव्या को देखा तो उसने ढीठ की तरह अपना सिर एक और झुका लिया। इससे पहले कि प्रिंस फिर से अपने हाथ साफ कर पाता, दिव्या ने फिर से उसके ऊपर पानी उड़ाना शुरू कर दिया। दिव्या, प्रिंस जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, दिव्या ने प्रिंस के भीगे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। प्रिंस का मन किया कि वो दिव्या को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जैसे को तैसा नहीं हो सकता, इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और मुंह धोया और फिर वहां से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, दिव्या ने रोहित को इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। रोहित उसका इशारा समझ गया था और इससे पहले कि प्रिंस दरवाजे से बाहर निकल पाता, रोहित दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था, जिससे प्रिंस के बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। अरे, फटीचर को बाहर जाना है, वो भी मुझसे बचकर। जब तक तुम दिव्या को दीदी और मुझे जीजाजी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, रोहित ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। रोहित की बात सुनते ही प्रिंस का गुस्सा और बढ़ गया था। उधर दिव्या ने जैसे ही रोहित के मुंह से यह बात सुनी, वह प्रिंस की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल में आखिर घुसे कैसे? अगर इतनी ही डेयरिंग थी तो टेबल बुक करते और कुछ खाने को ऑर्डर करते ना। खाया पिया कुछ है नहीं, उससे पहले ही हाथ धोने के लिए आ गए। अब चुपचाप रोहित जो कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे यह कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। वह प्रिंस को हर उस दिन के लिए परेशान करना चाहती थी जिस दिन प्रिंस ने उसे बस में घुमाया था या फिर किसी सड़क के ढाबे पर खाना खिलाया था। इधर प्रिंस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों को उसे परेशान करने में क्या मजा आ रहा था। वह पहले ही उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पानी सिर के ऊपर से निकल चुका था और अब उन दोनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी था। ठीक इसी वक्त जब वहां पर यह सब नाटक हो रहा था, तब सखी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने दिव्या की कही वह बात भी सुन ली थी। दिव्या, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना हमने तुझे कुछ कहा, ना प्रिंस ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया, फिर तू सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? सखी ने दिव्या को हड़काते हुए कहा। अच्छा, तो फटीचर के साथ उसकी टीचर भी आई है, दिव्या ने ताली बजाते हुए कहा। दिव्या को उसे देखते ही हंसी आ गई और वह आगे बोली, मुझे सिक्योरिटी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम दोनों की शक्ल देखकर ही वह समझ जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें क्या लगता है यह कोई गली कूचे का कैफे है जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है, खा सकता है? तुम्हें मालूम है यहाँ पानी की बोतल कितने की है? यह सुनते ही सखी की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। उसके पास दिव्या को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वैसे भी उसे तो यही लग रहा था कि प्रिंस उसके साथ मजाक कर रहा था या सिर्फ जोश जोश में उसे यहाँ ले आया था। लेकिन दिव्या की बातें सुनकर तो उसका शक यकीन में ही बदल गया था। वह तो प्रिंस को कहीं और ही ले जाना चाह रही थी, लेकिन प्रिंस ही मानने को राजी नहीं था। उसके बाद जिस तरह से दिव्या और रोहित उसके सामने आ खड़े हुए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि आग में और घी पड़ गया हो। जिस तरह से दिव्या की शक्ल नजर आ रही थी,
सखी को लगा कि बात को यहीं खत्म कर देने में ही समझदारी थी, इसलिए वह उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। प्रिंस, चलो यहाँ से। सखी ने प्रिंस का हाथ पकड़ा और वह जाने के लिए तैयार हो गई। तुम यहाँ से जाना चाहती हो, वो भी ऐसे ही? प्रिंस ने उसकी ओर शांत नजरों से देखते हुए पूछा। सखी देख पा रही थी कि प्रिंस के सामने इतना कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि सखी उसे खींचकर बाहर ले जा पाती, दिव्या और रोहित ने वहीं से बाहर की ओर देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे सारे लोग आओ, जल्दी इधर आओ। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती इतने बड़े होटल में घुस आए, और वो भी खाने के लिए नहीं बल्कि वॉशरूम यूज करने के लिए। मैनेजर, कहाँ है होटल का मैनेजर? देखिए, आपके होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। दिव्या की आवाज सुनकर बाहर की ओर बैठे सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। दिव्या इसके बाद भी नहीं रुकी और अपनी तीखी आवाज में बोली, देखो सब इन दोनों को। ये लोग इतने बड़े होटल में सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए घुस आए हैं। इन लोगों ने होटल को सुलभ शौचालय बना दिया है। इनके लिए तो कोई भी सड़क छाप आकर फ्री में टॉयलेट यूज कर सकता है, उसे खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। यह तो कितनी अच्छी बात है ना? पूरे देश के होटलों में यही सिस्टम होना चाहिए। दिव्या बिना सोचे समझे बोले जा रही थी। प्रिंस देख रहा था कि वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और रोहित भी उसके पागलपन में शामिल हो गया था। वह बोला, अरे टॉयलेट यूज करना है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करो ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे किसे पता कि यह लोग टॉयलेट ही यूज करने आए थे। हो सकता है कि टॉयलेट यूज करने के बहाने यह दोनों एक दूसरे के साथ। दिव्या ने कहा। प्रिंस को नहीं लगा था कि दिव्या की सोच इतनी घटिया होगी कि वह अपनी दोस्त के बारे में ऐसी कोई बात कहेगी। ठीक इसी वक्त हंगामा खड़ा होता देख होटल का मैनेजर वहां आ गया था। दिव्या उस मैनेजर के पास आई और प्रिंस की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैनेजर, अब आप बताओ, अगर ऐसे कोई भी रास्ता चलता आपके होटल के टॉयलेट में घुस आएगा तो आपके होटल की क्या इमेज रह जाएगी? 1 मिनट रुकिए, मैनेजर ने कहा और फिर प्रिंस की ओर देखते हुए बोला, आप दोनों यहाँ कैसे चले आए? हमारे होटल की जितनी भी सुविधाएं हैं वे सिर्फ हमारे गेस्ट्स के लिए हैं। बाहर का कोई भी आदमी ऐसे ही हमारे होटल में बिना बुकिंग के नहीं आ सकता। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े, आप दोनों कृपया यहाँ से बाहर निकल जाएं। प्रिंस, चलो, सखी ने प्रिंस के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। प्रिंस ने सखी की ओर देखा और बोला, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रिंस ने सखी की ओर देखते हुए कहा। ओहो, देखो तो, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है और ये है कि बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई? कितनी और फजीहत करवाना चाहते हो? दिव्या ने सबको सुनाते हुए प्रिंस और सखी पर तंज कसे। हाँ, देखिए, आप दोनों यहाँ से चले जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलवाना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। प्रिंस ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, यह दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है, प्रिंस ने कहा और दिव्या की ओर घूरकर देखने लगा। प्रिंस के मुंह से यह सुनते ही सखी की आंखें बड़ी हो गईं। अब आगे क्या होना था? क्या दिव्या और रोहित मिलकर प्रिंस और सखी को बेइज्जत करके बाहर निकाल देते? जानने के लिए देखें प्रिंस द मिलेनियर का 21वां एपिसोड, टेबल नंबर 8।